हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 8 साइंस चैप्टर 1, जो आप देख पा रहे होंगे कोशिका है ना। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि भाई कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज कब हुई और किसने की, कैसे की, ये सारी बातें है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोशिका की संरचना, यानी कि इसका आकार कैसा होता है, प्रकार कैसा होता है और आकृति कैसी होती है ना। इसके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। कोशिका की विभिन्न आकृतियाँ, ये तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो चलिए ये चैप्टर कवर करते हैं फटाफट से। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक अपना पेन और कॉपी नहीं लाया है तो जाइए, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से अपना पेन और कॉपी लेके आ जाइए, ताकि आप मेरे साथ साथ आप भी नोट्स लिखें, है ना। इससे फिर आपको भी याद रहेगा और भूलेंगे नहीं आप भी। और हमारा जो ये लेक्चर 1 है, इसमें हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फिर लेक्चर 2 आएगा जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे साथ मिल के। तो आप अपना साथ बनाए रखिएगा इस चैनल पे। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो, ज़्यादा बकवास ना करते हुए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज का हमारा चैप्टर 1 क्लास 8, और चैप्टर का जो नेम है वो है सेल, है ना। तो देखो, एक्चुअली में ये जो शब्द है, कौन सा, सेल, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है ना। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लैटिन शब्द सर कौन सा? सेलुला, है ना। ये सेलुला से लिया गया है। सेल एक्चुअली में इसका जो मतलब होता है सेलुला का, वो होता है छोटा कमरा, है ना। देखो, यहीं पर पता चल रहा है कि सर छोटा कमरा, सेल किसे कहते हैं? छोटा कमरा। आगे पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे करने वाले हम लोग साथ में मिल के, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की है, कब की और कैसे की, है ना। तो कोशिका की खोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से। कोशिका की खोज। बच्चों, राइटिंग पे मत जाना, एक्चुअली में राइटिंग उतना सही नहीं है ना। तो राइटिंग को इग्नोर करना, बस टॉपिक पे ध्यान देना। जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं मैन उसको समझना है, ना कि राइटिंग को देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो सर, आपने भी पढ़ा होगा कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक, है ना। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया था। अब आपको समझाते हैं कि बोतल की जो कॉर्क की पतली परत है वो कौन सी परत है ना। आप शायद ना समझ पाए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सर 1665 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था भाई? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, है ना। तो आपने देखा होगा कि बोतल का जो ढक्कन होता है ना, लाइक इस तरह तो होता है गोल, है ना। तो बोतल के ढक्कन के अंदर जो है ना, एक पतली सी रबड़ होती है जिसे कॉर्क कहा जाता है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पतली सी कॉर्क है ना, इसकी एक परत निकाली, यानी कि छिलका, है ना। और उसको इन्होंने लेब के अंदर साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा, तो इन्हें क्या नज़र आया, इन्होंने देखा कि इसके अंदर, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वो किस शेप का होता है, ठीक है। तो मधुमक्खी का छत्ता जिस शेप का होता है, आकार का होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इस तरह से, इस तरह से बॉक्सेस बने हुए होते हैं, है ना। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स एक दीवार की सहायता से, यानी इस तरह आप एक दीवार मान लो, इसकी सहायता से अलग है, ये एक बॉक्स अलग है इस बॉक्स से, है ना। इन्होंने क्या किया, प्रत्येक अलग अलग बॉक्स को कोशिका नाम दे दिया। ये साइंटिस्ट है, तो
ये कुछ भी नाम दे सकते हैं भाई, है ना। इन्होंने क्या कहा, इसे कोशिका नाम दे दिया, है ना। अब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। यार कभी कभी तो लगता है इस चैप्टर से ज़्यादा मुश्किल और हार्ड जो है वो इनका नाम है, ठीक है। सीरियसली इतना हार्ड लगता है इनका नाम, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में, 1674 में इन्होंने कोशिका की खोज की। वो किस में, आपको बता दें, शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, है ना, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे। यहाँ पर मैं आदि इस प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इसके अंदर इन्होंने यानी कि जीवित कोशिका की खोज की, है ना। यहाँ पर बात आती है कि सर सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, चाहे वो जीवित हो या फिर मरा हुआ हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो उसमें तो हमारे ये भाई साहब है, रॉबर्ट हुक, है ना। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, बाद में ये भाई साहब आके जीवित कोशिका की खोज की। किसने, शैवाल में, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में इन्होंने देखा जीवित कोशिका को, ठीक है। ये सारी बातें एक तरफ रह गई। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में, कि कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है ना। तो अगर हम आपको बता दें, ये तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ये डच वैज्ञानिक थे। ये कौन से वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। तो पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ कोशिका की संरचना, है ना, कोशिका की संरचना। तो अगर हम आकृति की बात करें ना, आकृति की बात करें तो कोशिका का जो आकार होता है, आकृति होती है ना। आकार तो वो अलग हो गया, आकार मीन्स बड़ा या छोटा, आकृति मतलब शेप, किस शेप का होता है ना। तो हम देखेंगे कि सर गोलाकार भी होता है, गोलाकार के साथ साथ, तो आकृति में गोलाकार, चौकार, है ना। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुभुजाकार, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा आई थिंक, बहुभुजाकार, और अंडा जैसी भी संरचना होती है, तो इसको अंडाकार आदि, है ना। इसका जो शेप होता है वो इस प्रकार होता है, कभी आपको गोल भी दिखाई देगा, चौकार, बहुभुजाकार, अंडाकार, ये सारे आकार के आपको आकृति के, सॉरी बार बार आकार निकल जा रहा है मुझसे, है ना, कोई बात नहीं। आपको हम दिखाते हैं बुक के अंदर, ठीक है। बुक के अंदर आपको ये देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखिए, जो रक्त कोशिका है उसका आकृति आप गौर करिए, ये आप एक प्रकार से गोलाकार कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, ये सारे अलग अलग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर कोशिका की आकृति वो अलग अलग होती है, यानी कि इस प्रकार ये और ये, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब हम अगर आकार की बात करें, आकार की बात करें, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, है ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड का बात कर रहे हैं हम, यानी कि पूरी दुनिया में, है ना। पूरी दुनिया में सबसे जो छोटा जीवाणु होता है, ये हम पूरी वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे छोटा कोशिका होता है वो क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। आपने नाम भी सुना होगा सर, माइक्रोप्लाज्मा। इसका साइज क्या होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर
इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि इतना छोटा हम लोग खुले आंख से देख भी नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर सबसे बड़ा बात करें तो आपने ये तो ज़रूर देखा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, कोशिका की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिका कोई है तो वो माइक्रोप्लाज्मा है। ये यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक कोशिक जीव होती है ना। आगे हम बताएंगे आपको कि एक कोशिक जीव किसे कहते हैं। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिका होती है तो वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। ये बहुत छोटा होता है, आप इसे खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो इसका जो साइज है वो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं 17 सेंटीमीटर लंबी और अप्रोक्स 13 सेंटीमीटर चौड़ी। अब अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा होता होगा ये, है ना। आप सभी कभी ना कभी तो ज़रूर देखे होंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। नहीं भी देखे होंगे तो यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तो रही पूरी दुनिया की बात। अगर हम मानव शरीर की बात करें, है ना, मानव शरीर में तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है मानव शरीर में वो अंडाणु होती है ना। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, यानी कि स्पर्म, ठीक है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की वो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिसे नर्व सेल भी कहा जाता है, नर्व सेल। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या के बारे में, है ना। कोशिकाओं की संख्या के बारे में, है ना, कि सर जितने भी जीव जंतु हैं बड़े या छोटे, है ना, उनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे मनुष्य का शरीर हो गया तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या फिर लंबे पेड़ पौधे, ये सभी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो एक या एक से अधिक, एक कोशिका तो नहीं, जो मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, लाइक जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है, ठीक है। बहुकोशिक जीव, इसे इंग्लिश में मल्टी सेलुलर कहते हैं, MULTICELLULAR, मल्टी सेलुलर, है ना। तो जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं। इनका जो, मैं सीधा सीधी यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये अनेकों अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं, सिंपल सा। लेकिन सर क्या कोई ऐसा भी जीव है जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था क्लास 7 में कि सर अमीबा के बारे में आपने देखा था, है ना। तो ये जो अमीबा होती है ना, ये एक कोशिक जीव होती है, यानी कि ये एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक कोशिक जीव किसे कहते हैं। तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिक जीव कहते हैं, है ना, यानी कि यूनिसेलुलर, एक कोशिक जीव, यूनिसेलुलर। तो चलिए इसमें भी हम लिख देते हैं, ये एक ही कोशिका से बने होते हैं, है ना। तो देखो हमने यहां पर देखा कि सर कोशिकाओं की संख्या, चलिए आपको सही से दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। तो कोशिकाओं की संख्या, तो जो अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं, है ना। और जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिक जीव कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका
विभाजन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, गौर से इसे समझो। देखो कोशिका के अंदर एक गुण होता है, वो गुण ये है कि मान लो आपके स्किन के अंदर है ना, कहीं पे एक कोशिका वो डैमेज हो गया है ना, मान लो ये एक कोशिका है जो यहाँ मर गया, तो अब इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, है ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो जो कोशिका होती है ना, इसके अंदर विभाजन क्षमता होती है, यानी कि ये आपस ही में, जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर विभाजन क्षमता है कि ये दो में विभाजित हो सकती है, यानी कि पहले एक बाद में दो, है ना। कोशिका की ये एक क्षमता है जिसे विभाजन क्षमता कहते हैं। तो विभाजन क्षमता के कारण ही ये कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है ना। तो मान लो जैसा आपका स्किन है, ठीक है, आपके स्किन के अंदर कहीं पे कोई एक सेल मर गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो उसके बगल में दूसरे सेल होते हैं यानी कि कोशिका होते हैं, वो एक से दो डिवाइड हो जाते हैं। और जैसे समझ लो ये तो मर गया है ना, तो ये दो में डिवाइड होकर एक यहीं पर रह जाता है और एक यहाँ से यहाँ चला जाता है। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी चोट अगर आती है तो आपने देखा होगा कि वो जगह काफी गड्ढा हो जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो भर जाता है। तो कोशिका विभाजन के कारण ही ये संभव हो पाता है ना। तो अगर हम बात करें कि सर सबसे तेजी से जो कोशिका का विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, ये हम मानव शरीर में देख रहे हैं कि सर मानव शरीर में कोशिका का जो विभाजन है वो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से कहाँ पर होता है? तो सर सबसे तेज़ी से यकृत के अंदर होता है, जिसे आप लीवर कहते हैं, है ना। इसमें मैं लिख देता हूँ इधर, तेज विभाजन, है ना, यानी कि यहाँ पर सबसे तेजी से विभाजन होती है कोशिकाओं का। और सब सर कहाँ पे विभाजन नहीं होता है? तो आपको पहले पॉइंट लिखता हूं मैं, न्यूरॉन। सर कहाँ? न्यूरॉन, ये एक ब्रेन सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर विभाजन नहीं होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं सर विभाजन रहित, है ना, जहाँ पर विभाजन नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर विभाजन नहीं होती है, इसलिए आपने सुना होगा कि अगर किसी के ब्रेन में चोट आता है तो वो ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन नहीं हो पाती है, तो इसीलिए वो ठीक भी नहीं होता है। जैसे कोई सेल अगर डेड हो गया, मर गया, तो उस जगह को रिकवर करने के लिए दूसरे सेल का विभाजन होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि ये नहीं हो पाता है, इसलिए देखो नॉर्मल सा अगर आपके सर में अगर बाहरी हिस्से में चोट आती है, ठीक है, तो ये तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पे सेल विभाजन होता है ना। तो कई लेयर होता है, अगर हम लेयर की बात करें, इस तरह से लेयर होता है, ये धीरे धीरे लेयर अंदर। अब मान लो यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है ना। तो अगर इस लेयर तक भी चोट पहुंचती है तो भी संभव है कि ये चीज ठीक हो जाए, है ना। लेकिन अगर ये अंदरूनी हिस्से में चोट आती है, यहाँ पर ब्रेन के हिस्से में, तो चूंकि ब्रेन सेल विभाजन रहित होती है, इसमें विभाजन क्षमता नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे ठीक होना नामुमकिन है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं लोग मर भी जाते हैं, है ना। चूंकि मान लो सर में किसी ने मारा किसी को और वो चोट अंदर लगी, यानी कि ब्रेन सेल में, तो ब्रेन सेल में ठीक होना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, आप ये समझ लें, अगर एक प्रकार से आप ये कहें ना कि सर नामुमकिन है, तो ये सही है ना, क्योंकि यहाँ पे विभाजन क्षमता होती ही नहीं है न्यूरॉन के अंदर। तो चलिए आप फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इस चीज को अब आपको बताते हैं कि सर कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, इसका संघटक क्या है ना। तो देखिए, आपको थोड़ी सी इस डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहेंगे। सर ईंट से क्या बनता है? सर नॉर्मल सा दीवार, है ना। ईंट को, जब बहुत सारे ईंट को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सर दीवार बन जाएगा, है ना। और बहुत सारे दीवारों को अगर हम मिला दें तो ये कह सकते हैं हम आसानी से, हाँ सर कमरा बन जाएगा, है ना। अब देखो, बहुत सारे ईंट मिला के दीवार बन गए। अब ये मत कहना कि सर सिर्फ ईंट से दीवार थोड़ी बनती है, इसमें तो सीमेंट, मसाला, गिट्टी वगैरह सारा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि इसीलिए हमने इस चीज़ को लिया है, ठीक है। वैसे भी आप समझदार हो, चलो ठीक। तो ईंट से क्या बनती है? दीवार। उसके बाद दीवार से बनेगी कमरा। अब दो तीन कमरे मिलाकर घर बन जाएंगे, है ना, सिंपल सा। इसी तरह जो कोशिका है, जो कोशिका है वो कई सारे कोशिका मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं, है ना। और यही ऊतक आपको आगे बताएंगे। यानी कि देखो, बहुत सारे कोशिका मिलके अगर किसी एक पर्टिकुलर काम को करने लगे ना, किसी एक काम को करने लगे, तो फिर वो ऊतक कहलाते हैं, है ना। और बहुत सारे ऊतक मिलके फिर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया। और सिर्फ हाथ से तो अगर मान लो किसी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाथ है, तो उसको हम लोग बॉडी कह सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ बॉडी के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, हाथ, पैर, सर, है ना, ये सारी चीज़ें। और अंग मिलने के बाद सारे अंग मिला के फिर क्या बनाते हैं? शरीर। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार बहुत सारे ईंट मिलके एक दीवार का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार बहुत सारे कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार दो या दो से अधिक दीवार मिलके एक कमरा का निर्माण करते हैं, इसी इसी प्रकार ऊतक, दो या दो से अधिक ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। और यही अंग, बहुत सारे अंग मिला के एक शरीर का निर्माण होता है। तो आप इस चीज को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि सर एक्चुअली में कोशिका। तो बच्चों, हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, सभी जीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगला डिफिनेशन हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। क्योंकि आपने तो देखा ना कि कोशिका से क्या बनता है? ऊतक, है ना। लेकिन शरीर की अगर इकाई की बात करें तो वो क्या है? सर, कोशिका, है ना। रुको बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लें। तन्वी सर, पानी दीजिए। तो अब दोबारा से शुरू करते हैं। देखो, अब हम बात करने जा रहे थे संरचना के बारे में, है ना। पूरी डिटेल में अभी जानेंगे इसकी संघटक के बारे में, कोशिका के संघटक के बारे में, है ना। तो जो मेन संघटक होता है, आप देख सकते हैं ये कोशिका का चित्र है। अब हम इसके संघटक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और याद रहे बच्चों, इसी को प्लेज्मा झिल्ली भी कहा जाता है ना। आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्लेज्मा झिल्ली के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लेज्मा झिल्ली, है ना। और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, डोंट माइंड, चलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे हम केंद्रिका। इसे क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रिका, ठीक है। और ये हमारा पूरा, ये जो मिडिल का ये जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। देखो, केंद्रक के बाहर बाहर में और एक परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है ना। केंद्रक के बाहर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये केंद्रक का झिल्ली है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाटर फॉर्म में आपको द्रव दिख रहा ना, इस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। क्योंकि कोशिका के अंदर है, तो सिंपल सा बात है, कोशिका के अंदर जो द्रव है उसको, उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव, है ना। और केंद्रक के अंदर जो द्रव है, केंद्रक के अंदर जो द्रव है, यानी कि इस केंद्रक के अंदर इस द्रव को हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, है ना। यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव, ठीक है। अब देखो, जीव द्रव का आपने नाम सुना होगा, जीव द्रव। तो देखो, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव ये दोनों मिलकर जीव द्रव बनाते हैं, ठीक है ना। मेनली जीव द्रव इन दोनों को भी बोला जाता है, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं
ये और ये, यानी कि केंद्रक द्रव और जीव द्रव, सॉरी कोशिका द्रव, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? जीव द्रव। ठीक है, अब हम पूरी पार्ट देख रहे हैं कि यहाँ केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव बनाते हैं, है ना। तो बच्चों हम देख रहे हैं, देखो ये हमारा कोशिका है, कोशिका के जो संघटक है, तो जो मेन संघटक है वो ये है कोशिका झिल्ली, है ना। उसके बाद कोशिका द्रव और ये केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और उसके अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है ना। इसी तरह कोशिका कोशिका द्रव के अंदर, यानी कोशिका द्रव के अंदर इस वाले पार्ट में कोशिका अंगक पाए जाते हैं, है ना। कोशिका अंगक यानी कि कोशिका के बाकी जो दूसरे अंग हैं वो पाए जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बिजली घर भी कहा जाता है या फिर पावर हाउस। ठीक है, इसके अलावा राजधानी, रिक्तिका, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने गुणसूत्र का भी नाम सुना होगा। तो गुणसूत्र वो केंद्रक द्रव के अंदर पाई जाती है ना। गुणसूत्र केंद्रक द्रव के अंदर, यानी यहाँ गुणसूत्र यहाँ पाई जाती है, इन्हें हम क्या कहेंगे? गुणसूत्र। ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति पौधों में, इसका पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। पौधों में कोशिका झिल्ली, पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर, पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है, एक मोटी परत पाई जाती है जिसे जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। देखते हैं दोबारा, पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। बच्चों ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है ना। देखो अब हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में। इसके कार्य को पॉइंट वाइज लिखने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे। जो मेन इसका काम होता है ना, वो यही होता है कि ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर या हानिकारक, ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर या हानिकारक पदार्थों को अंदर आने से रोकती है। ठीक है ना। ये क्या करती है? ऐच्छिक पदार्थों को, यानी कि जिसकी इसे जरूरत पड़ती है, उन्हें तो ये अंदर जाने के लिए, एक तरह से समझ लो ये यहाँ पर गार्ड है ना। ये यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका का रक्षक है, गार्ड है। ये क्या करता है ना, पहले देखता है भाई, कोई भी आता है पहले जांच पड़ताल करता है कि हाँ ये आदमी सही है, चलो ठीक है अंदर जाओ, ये गलत है, चल भाई यहीं से गेट आउट फ्रॉम हेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर या हानिकारक पदार्थों को, इसे पूरा लिख देते हैं, हानिकारक पदार्थों को अंदर आने से रोकती है। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपने अगर देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भाई कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है ना। तो बच्चों इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली
कहते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना पूरी तरह से, है ना। देखो, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कि ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर या हानिकारक पदार्थों को अंदर आने से रोकती है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल, है ना। चलो अब इसके पॉइंट को देखते हैं फटाफट से। इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास पेज है ना। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखने वाले हैं। देखिए, है ना, आपको साफ दिख रहा होगा कोशिका झिल्ली के कार्य। तो अगर हम इसकी पहली कार्य की बात करें, ये क्या करती है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यहीं पर लिख देते हैं, अलग करती है। ठीक है ना। ये बच्चों पहला पॉइंट था, है ना। ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। बोलने का मकसद ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है। हम लोग जानते हैं ना, बहुत सारे कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं। तो अब पता कैसे चलेगा ये अलग अलग कोशिका है? तो ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये इसका बाहरी परत है। तो ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करती है? अलग करती है ना। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, तो ये कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। हाँ, ये क्या करती है? कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है ना। जैसे मान लो अगर इस प्रकार से भी है तो ये क्या होगा? एक निश्चित आकृति बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बाद में इधर उधर, है ना। क्योंकि इसके बाहर का जो कवर है ये इसे क्या करेगा? एक निश्चित आकृति प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अब जो बच्चों इसका तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि अंदर के अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर के जो अंगक है, यानी कि अंगक अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने तो दिखाया नहीं इस डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? सर, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, रिक्तिका, है ना। क्योंकि यहाँ जो केंद्रक झिल्ली है, ये जो केंद्रक झिल्ली है, तो केंद्रक झिल्ली ये सुरक्षा प्रदान करेगी किसको? ये इसके अंदर जो है ना, जैसे गुणसूत्र है, केंद्रक है, तो केंद्रिका को, है ना, केंद्रिका को ये सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी प्रकार जो बाहर का कोशिका झिल्ली है, ये किसे सुरक्षा प्रदान करेगी? कोशिका अंगक को, है ना, सिंपल सा। तो ये क्या करती है बच्चों? अंदर के अंगकों को, अंदर के अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेक्चर 1 खत्म हो रहा है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम इसके बाद नोट्स बनाने वाले हैं सारा। लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे? जो बुक है ना, इससे फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे। जैसे ये हो गया कोशिका तरफ केंद्रक, ये सारी चीज़ें, इसका नोट्स हम लिखेंगे। क्योंकि अभी तो मैंने नोट्स नहीं लिखाया, सिर्फ आपको समझाया है, तो लिखाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो बुक का क्वेश्चन आंसर है उसको भी करेंगे। साथ ही यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग लेक्चर 2 में, है ना। तो इसीलिए बच्चों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार, और आप भी जानते हो कि मौसम सही नहीं है ना, गला भी बार बार बैठ जा रहा है, पानी पीना पड़ रहा है। तो आप फटाफट से चैनल को क्या करना है? हाँ, एक लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है, क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे क्लास 8 के हैं, दूसरे बच्चे जो घर से पढ़ना चाहते हैं, वो वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और बच्चों, जिनको भी डाउट हुआ हो
तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो जब लेक्चर 2 बनाएंगे ना, तो लेक्चर 2 बनाने से पहले उन सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं स्मार्ट क्लासेस के अंदर, वो क्लास में किसी भी टीचर से आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।